चिंता नहीं रहती ना इनको, टाइम हो गया है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, चिंता मुक्त है ये, है ना। चलिए शुरू करते हैं हम। अपना चल रहा है कुछ सिस्टम, है ना। क्या पढ़ रहे हैं हम अभी बताओ। कल हमने कुछ शुरू याद की थी पढ़ाई की, क्या पढ़ा था हमने। तो हमने कल बात कर रहे थे अपन साइबर सिक्योरिटी की, कि कौन कौन से खतरे हैं वर्तमान समय में हमारे पास, है ना। तो इनमें से हमारे पास कुछ थे जो आपके पास अटैक करता है कोई सॉफ्टवेयर, और कुछ होते हैं जहां से क्या होता है भैया, ह्यूमन का रहता है हस्तक्षेप। अब ध्यान दो मेरी ओर, यहां वहां मत बात करो भाई। रोम रोम भाई ऑनलाइन वालों। चलिए, तो हमने देखा हमारे पास था फिशिंग, आपके पास था विशिंग, ऐसी हमने कुछ बात की थी, है ना। तो क्या क्या देखा था हमने। फिशिंग है, फिर हमारे पास विशिंग है, स्निफिंग है। याद है कल की बातें कुछ याद है कि रात गई बात गई खत्म कहानी, ऐसा नहीं है ना। चलिए भाई, तो बैठ जाइए, कॉपियां निकाल लीजिए, आईसीटी की कॉपी निकाल लीजिए, हम पढ़ना आरंभ करते हैं, है ना। चलिए भाई, शुरू कर दें। अपने को पढ़ना है डॉस अटैक। डॉस अटैक क्या होता है। तो एक साइबर अटैक ही है, नाम इसका है डॉस अटैक। तो बातें बंद कर दो प्लीज, कॉपी निकाल लो, चुपचाप बैठ जाओ। शुरू करते हैं हम। नाम हमें हमारे पास जो आज पढ़ना है वो है अपने पास, इसे कहते हैं हम डॉस अटैक। एक डॉस का आपने पढ़ा है फुल फॉर्म ओएस में, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। किसे किसे याद है। प्रश्न आता है कि साइबर सिक्योरिटी के संदर्भ में डॉस का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या कहोगे, डिनायल ऑफ सर्विस। ये आपके पास ओएस जब पढ़ते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन ये डॉस अटैक है, इसका नाम क्या है, डॉस अटैक। तो जब भी प्रश्न आएगा कि साइबर सिक्योरिटी के संदर्भ में, तो कहोगे कि इसका अर्थ होता है डिनायल ऑफ सर्विस। इसका फुल फॉर्म है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। सर्विस का रुक जाना, आप ऐसा भी इसे कह सकते हैं। लिखिएगा, जब ईमेल बॉम्बिंग द्वारा यूजर की सर्विसेज को रोक कर उसे क्षति पहुंचाने का कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार का अटैक डिनायल ऑफ सर्विस या डॉस अटैक कहलाता है। डॉस अटैक कहलाता है, इसे कहते हैं डॉस अटैक। और ईमेल बॉम्बिंग का अर्थ क्या होता है। ईमेल बॉम्बिंग अगर कोई कहता है तो क्या कहोगे, एक टाइम पर बहुत सारे ईमेल का आना, एक ही समय पर अनेक ईमेल मैसेज का प्राप्त होना, अनेक ईमेल मैसेज का आना, इसे कहते हैं ईमेल बॉम्बिंग। www की फेसबुक किसे कहते हैं। www की फेसबुक किसे कहते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है कहीं, ये प्रश्न एक आया हुआ है फिर से कमेंट में कि सर www की फेसबुक किसे कहते हैं।
कल वाला ही है ना, कल भी आया था प्रश्न ये वाला। ये हो गए आपके पास अटैक। कौन कौन से खतरे हैं आपके पास? तो मुख्य रूप से आप जो होते हैं खतरे सॉफ्टवेयर से, उनको आप रखेंगे ध्यान, है ना, कि मेलवेयर क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं, हमारे पास वॉर्म कौन से हैं, स्पाईवेयर कौन से हैं, ट्रोजन हार्ट्स क्या होते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट है वो हैं सॉफ्टवेयर वाले, और ये अटैक आपको पता हो वर्तमान समय के संदर्भ में। ये तो हो गए भैया खतरे कौन कौन से हैं। अब इनसे बचने के उपाय हमारे पास हैं कि कौन कौन से उपाय आप कर सकते हैं। तो उन सभी की हम बात करेंगे कि कौन कौन से आपके पास सुरक्षा के लिए हमारे पास क्या है, एहतियात, क्या क्या आप कदम उठा करके इस ज़माने में अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, है ना। सुरक्षा ही बचाव है। सजग रहें, पहली बात तो ये। आप लोग हैं ही वैसे जागरूक, है ना, बहुत जागरूक हो। अगले 2 दिनों में आपका सिलेबस हो जाएगा। मान लो हमारे पास तारीख आज कितनी है, 8, तो कल है 9 और परसों है 10 तक हम सिलेबस फिनिश कर देंगे ऑफिशियली। तुम मत कर देना कि चलो हुआ, है ना, ऐसा तुम लोग पढ़ना, यानी कि सिलेबस हुआ तुमको छुट्टी, हमारी भी गया। चलिए चलें आगे। तो लिखिएगा साइबर सुरक्षा के उपाय। साइबर अगली हेडिंग है, इसे कहते हैं साइबर सुरक्षा के उपाय। इसको लिख लिए सभी लोग? कोई लिख रहा है अभी? इसको कोई लिख रहा है अभी? चलिए लिखिएगा साइबर सुरक्षा के उपाय। साइबर सुरक्षा के उपाय। साइबर सुरक्षा के उपाय, सुनना ध्यान से। देखो, साइबर सुरक्षा के उपाय होते हैं 2 तरीके से। एक, तुम अपने उपाय स्वयं करोगे, और दूसरा है कि सरकार या संस्थाएं हमें कौन कौन सी सुविधाएं दे रही हैं अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए। लेकिन दुनिया में सत्य यही है कि सिलेक्शन लेना है तुमको तो पढ़ना तुमको पड़ेगा, हाँ या ना भाई। सैलरी तुम्हारे अकाउंट में आई तो कौन पढ़ेगा? मैं थोड़ी पढ़ूंगा, तुमको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही डेटा किसका है? तुम्हारा। तो डेटा की सुरक्षा कौन करोगे? सबसे पहले तुम। ठीक बात है। तो पहले तुम रहना अपने डेटा के प्रति जागरूक कि मैं अपना डेटा सिक्योर रखूं ऑनलाइन की दुनिया पर। तुम ही लापरवाह हो तो फिर ठीक है, किसी को दे रहे हो पासवर्ड कि हाँ ले ले पासवर्ड मेरे मोबाइल का, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, तो ये मत करना। कहते हैं कि आप अपने पासवर्ड को जैसे हमारा होता है टूथब्रश, वैसे आप इस्तेमाल करिए कि सिर्फ मेरा है, ये पासवर्ड किसी और को नहीं देंगे। तो ऐसे कुछ हमारे पास क्या रहेंगे, तरीके रहेंगे। तो पहला तो कदम यही है कि आप का डेटा है तो आप अपने डेटा के प्रति रहो सीरियस। तो जो जो सामान्य सुरक्षा के कदम हैं वो सब आप अपनाएंगे। जैसे पासवर्ड आपका स्ट्रांग हो, ऐसा नहीं लिख दिया कि @1234 नाम लिख दिया फिर लिखा @1234। पासवर्ड स्ट्रांग हो, मजबूत पासवर्ड हो कि साइन हो, उसमें अक्षर हो, आप ऐसा रखिएगा। कहीं भी यहाँ वहाँ से ऐप ना रखिए मोबाइल पर कि कहीं से पा रहे हैं ऐप, है ना, कि ये GB व्हाट्सएप है, ये फलाना है, ये ढिमाका है, रख लिया आपने मोबाइल पर, कहीं से आ रहा है। तो इन सब से हमें बचना है ना। बच रहे हो तुम लोग? चलिए, अब कंपनियां कुछ करती हैं दावा कि हम भी आपके डेटा को सिक्योर करते हैं। जैसे आप देखा व्हाट्सएप कहता है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन लिखा होगा, उसमें देखा होगा आप लोगों ने, व्हाट्सएप में लिखा था क्या, एंड टू एंड, देखा किसी ने? एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। तो ये क्या होता है समझेंगे। तो डेटा को सिक्योर करने का हमारे पास जो कंपनियां हमें दे रही हैं वो है क्रिप्टोग्राफी। क्या है? क्रिप्टोग्राफी। तो हम पहली बात करने वाले हैं क्रिप्टोग्राफी की। देखो, क्रिप्टोग्राफी एक प्रक्रिया होती है आपके डेटा को सिक्योर करने की। हिंदी में कहते हैं कूट लेखन। क्या बोलते हैं इसको? क्रिप्टो का अर्थ होता है कूट और ग्राफी माने होता है लेखन। इसकी हिंदी होती है कूट लेखन। ये एक प्रक्रिया है डेटा को सिक्योर करने की नेटवर्क में। आ रही बात समझ में? देखो, तो इसमें होता क्या समझो। हमने कहा कि ये क्या है, तो आप सुनिए ध्यान से।
मान लीजिए आप हैं सेंडर, मैंने कहा कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, ये है सेंडर, मतलब ये कुछ क्या करेगा, मैसेज भेजेगा, किसको, रिसीवर को। अर्थात मैं कहूं कि मेरे पास कौन है, ये बी कौन है, रिसीवर। अब मान लीजिए ए ने किया हाय, ए यहां से क्या कर रहा है, हाय। हाय इसका मूल मैसेज है, जिसको क्या किया, इसने टाइप किया है, इसको लिखा है, ये इसे कहते हैं मूल मैसेज। ये क्या है, ये है मूल मैसेज, जिसको इसे ने लिखा है पहली बार। जब ये मूल मैसेज नेटवर्क में ट्रांसफर होगा तो ट्रांसफर होने से पहले इस मूल मैसेज को एक कोड के रूप में चेंज हो जाता है। इसे कहते हैं हम इनक्रिप्शन। इसे क्या बोलते हैं हम, मान लीजिए ये हाय जो था वो चेंज हुआ @ और इस चिन्ह में चेंज हो गया, तो आपका जो मूल टेक्स्ट चेंज हुआ है कोड के रूप में, इस टेक्स्ट को बोलते हैं हम सिफर टेक्स्ट। क्या बोलते हैं, सिफर टेक्स्ट। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इनक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, इनक्रिप्शन एक शब्द है, इसका अर्थ होता है कि मूल टेक्स्ट का साइफर टेक्स्ट में या सिफर टेक्स्ट में चेंज होना। तो हवा में जो जा रहा है डेटा, वो क्या जा रहा है, ये वाले चिन्ह जा रहे हैं, लिखा क्या है, ये हाय। तो मान लो कोई तीसरा व्यक्ति देख रहा है कि ये क्या बातचीत हो रही है या क्या डेटा जा रहा है, उसे क्या दिखेगा, @ इसका कोई अर्थ होता नहीं है। इसे ही कहते हैं हम क्या, साइफर टेक्स्ट। रिसीवर के पास पहुंचने से पहले जो टेक्स्ट है ये वाला, ये चेंज होगा पुनः अपने मूल टेक्स्ट में। सही बात है, हाँ या ना। ये आपके पास @ है, ये आपके पास चिन्ह है एक, इसका नाम है सिफर टेक्स्ट। तो रिसीवर के पास क्या पहुंचेगा, तो पहुंचेगा हाय, यही पहुंचेगा ना। तो रिसीवर के पास पहुंचने से पहले ये टेक्स्ट अपने मूल टेक्स्ट में पुनः चेंज होता है और इसे बोलते हैं हम क्या, डिक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको, डिक्रिप्शन। और साथियों इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं हम क्या, क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राफी। तो यहां आपके पास आते हैं कुछ शब्द। तो क्रिप्टोग्राफी में, या आपने व्हाट्सएप में देखा है, उसमें लिखा है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। इसका अर्थ है कि आप पे एंड का अर्थ होता है एक सेंडर है और एक हमारे पास रिसीवर, इसे कहते हैं एंड टू एंड। इसके और इसके मध्य जो डेटा है वो कैसा रहेगा, वो रहेगा इनक्रिप्ट। क्या रहेगा, वो इनक्रिप्ट रहेगा, अर्थात वो इस रूप में रहेगा और इसको अपने मूल टेक्स्ट में प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा दावा है व्हाट्सएप का। ठीक बात है। हालांकि इस पे केस भी हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि मान लो दो आतंकवादी बातचीत कर रहे हैं तो उनके बीच क्या बात हो रही है, कोई अन्य ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो उनके बीच क्या बातचीत हो रही है, तो व्हाट्सएप कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता हूं, जो होता हो तो होता रहे, है ना। तो ये सारी इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं हम क्या, क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। तो एक ये हमारे पास क्या है, सुरक्षा का हमारे पास तरीका है जो हमें देती हैं संस्थाएं, याद रहेगा। इसमें 3-4 शब्द हैं आपके पास, एक है आपके पास मूल टेक्स्ट, एक है इनक्रिप्शन, एक है साइफर टेक्स्ट और एक है अपने पास। तो यहां से आते हैं प्रश्न, लिख लें इनको, लिखिएगा पहले मूल टेक्स्ट। मूल टेक्स्ट या मूल मैसेज, इसको कई बार कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट जो लिखा है वही दिखे, इसे कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। तो लिखूंगा मैं सेंडर के द्वारा लिखा गया मुख्य मैसेज प्लेन टेक्स्ट कहलाता है। प्लेन टेक्स्ट कहलाता है। अगला है हमारे पास सिफर टेक्स्ट, या इसे पढ़ते हैं साइफर। आपको जो मन करे पढ़ लीजिएगा, चाहे कहना सिफर या पढ़ना साइफर। क्या पढ़ोगे, साइफर पढ़ोगे, सिफर पढ़ोगे, साइफर, ठीक है। तो साइफर टेक्स्ट, तो मैं लिखता हूं कि मूल टेक्स्ट का कोडेड रूप, मूल टेक्स्ट का कोडेड रूप साइफर टेक्स्ट कहलाता है।
साइफर टेक्स्ट कहलाता है। मूल टेक्स्ट का कोडेड रूप साइफर टेक्स्ट कहलाता है। और हमारे पास एक शब्द आएगा, इसे कहते हैं इनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन। तो इसकी परिभाषा बहुत आसान है। इसे हम कहते हैं कि प्लेन टेक्स्ट का सिफर टेक्स्ट में चेंज होना। प्लेन टेक्स्ट का साइफर टेक्स्ट में चेंज होना। प्लेन टेक्स्ट का साइफर टेक्स्ट में बदलना, इसे कहते हैं हम इनक्रिप्शन। और अपने पास एक शब्द है, इसे कहते हैं डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन। और इसकी परिभाषा है कि साइफर टेक्स्ट का मूल टेक्स्ट पर चेंज होना। साइफर टेक्स्ट का मूल टेक्स्ट में चेंज होना। तो बस 4 शब्द हैं, इनसे कई बार आपके प्रश्न बन जाएंगे, आपको आइडिया हो। हाँ बिल्कुल। चार शब्द हैं, प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इस पूरी प्रक्रिया को ही बोलते हैं हम क्या, क्रिप्टोग्राफी। तो बेसिकली क्रिप्टोग्राफी एक तकनीक हो गई जहां आपका डेटा ऑनलाइन माध्यम में सिक्योर रहेगा, सेफ रहेगा। ठीक बात है, हाँ या ना? सुरक्षा के आपके पास और भी कदम हैं, जैसे एक होती है फायरवॉल। तो आपके सर्वर और आपके कंप्यूटर के मध्य एक है वॉल, दीवार, उसे कहते हैं फायरवॉल, है ना? चलें आगे, लिख लिया? बहुत थके थके लग रहे हैं आप लोग। सही बात, थके हो? सुबह कब आए हो? 2 बजे कि 7 बजे आ गए हो? 2 बजे। अरे बढ़िया है, फिर क्या थके लग रहे हो? आईसीटी में थक जाते हो क्या? कि क्या पढ़ना पड़ रहा है? ये शायरी हो जाए। लिखिए फायरवॉल। अगली क्या अपने पास? फायरवॉल। तो फायरवॉल है साइबर सिक्योरिटी सिस्टम हमारे पास है, इसे कहते हैं फायर। फायर माने क्या होता है? आग, और वॉल माने दीवार। तो एक आग उगलती हुई दीवार है ना, जिसमें दुश्मन जल करके खाक हो जाएगा। लिखिएगा, यह एक सिक्योरिटी सिस्टम है। यह एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है। यह एक सिक्योरिटी सिस्टम है जिसके माध्यम से यूजर अपने कंप्यूटर को ऑनलाइन माध्यम में सुरक्षित रख सकता है।
ऑनलाइन माध्यम में सुरक्षित रख सकता है, इसे हम कहते हैं फायरवॉल। खास बात क्या है? खास बात यह है कि इसमें क्या होता है भैया, इसके हार्डवेयर भी आते हैं प्लस इसका सॉफ्टवेयर रूप भी आता है, दोनों रूप में उपलब्ध है, दोनों रूप में उपलब्ध है। मार्केट से आप इसका हार्डवेयर भी ला सकते हो और ला करके हार्डवेयर को अपने कंप्यूटर में लगा लीजिए, या तो इसके आते हैं सॉफ्टवेयर जिनको आप रख सकते हैं अपने कंप्यूटर में। ये होती है हमारे पास फायरवॉल। जैसे आपने कभी गेस किया होगा कि कंप्यूटर में आप कोई फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं तो वहाँ आता है एक मैसेज कि इस फाइल को डाउनलोड करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। देखा आप लोगों ने, इट मे बी हार्मफुल। वो क्या होता है भैया, वो दे रहा मैसेज फायरवॉल, है ना। तो विंडो के साथ ये आता ही है, आप चाहें तो इसका एक हार्डवेयर भी मार्केट से ला सकते हैं। तो ये है सिक्योरिटी सिस्टम आसान भाषा में। इन सब का इस्तेमाल करके आप जो है तो साइबर क्राइम से खुद को बचा सकते हो। ठीक है, चलिए मान लो तुम्हारे साथ साइबर क्राइम हो जाए तो क्या करोगे? हैं? रोते रहोगे? सरकार की संस्था एक सर्टिन, वहां कंप्लेन कर देना, सर्टिन में CERT, है ना। तो यहां से आपका साइबर सिक्योरिटी भी क्या होता है, पूरा समाप्त। ठीक है, सर्टिन का कई बार पूछता है फुल फॉर्म, तो लिख लो भाई सर्टिन क्या होता है। फिर हमारे पास इसके अनुप्रयोग हैं, प्रयोग, और हमारे पास इसके क्या है, कहाँ कहाँ हम ICT का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास मुद्दे चीज़ दो है, एक है अपने पास ई गवर्नेंस, दूसरी है ई-कॉमर्स। तो कल तक तो पढ़ लेंगे ना इसको हम। हाँ, चलिए आगे। देखो, एक संस्था है सरकार की, इसका नाम है सर्टिन। क्या है इसका नाम? ये संस्था है इंडिया की, इसका नाम है सर्टिन। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इन इंडिया। कंप्यूटर, इसे है इमरजेंसी, इसे कहते हैं कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, और आई इनसे है इंडिया, इन इंडिया। तो सर्टिन एक संस्था है सरकार की। जब भी साइबर क्राइम होता है तो सबसे पहले हमारे पास संस्था है, वो क्या होगी, वो होगी एक्टिवेट। इसका नाम है सर्टिन, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इन इंडिया। तो इसका मान लो कई बार आता है फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको आइडिया हो कि सर्टिन क्या होती है। बस 2 दिनों की बात है ना, 2 दिनों की बात है, 9 और 10, 8 तो है ही आज, 9 और 10 तक आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा। आज 8 है, आज चलेगा, कल 9 है, कल चलेगा, और परसों 10 है। 10 को हमारी और आपकी आखिरी मुलाकात रहेगी। ठीक है, 11 को नहीं रहेगी मुलाकात, नहीं होगी, 10 को आखिरी मुलाकात होगी। टेस्ट है 11 को 10 को टेस्ट हो चाहे जो हो, क्लास मेरी रहेगी। ठीक है, तो जिनकी भी शादी है, कुछ प्रोग्राम है, आप बढ़िया से सेट कर लो कि कब शादी निकलना है मुझे, है ना। चलिए अब हम पढ़ेंगे जो वो है क्या भैया, ICT के अनुप्रयोग। क्या है? ICT के अनुप्रयोग, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। हाँ, कुछ कह रहे हो क्या? तुम नहीं कह रहे हो? ठीक है, चलिए। तो अपनी हेडिंग है ICT के अनुप्रयोग। ICT के अनुप्रयोग, देखो हमने कुछ कुछ तो पढ़ ही लिया है। तुमसे कोई कहे कि क्या बताओ, ईमेल इसका अनुप्रयोग है या नहीं है? भैया ईमेल के माध्यम से तुम मैसेज को प्राप्त कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, तो ये है कि नहीं अनुप्रयोग इसका? तो है ही। हमारे पास कुछ है जो हम पढ़ने वाले हैं। जैसे हम पढ़ेंगे 2 चीज़ें मुख्य रूप से, एक अपने पास होता है ई-गवर्नेंस, एक अपने पास क्या है, ई-गवर्नेंस, और एक अपने पास चलता है, इसे कहते हैं अपन ई-कॉमर्स। तो एक हम पढ़ेंगे ई-गवर्नेंस, दूसरा अपने पास है ई-कॉमर्स।
तो ये मुख्य रूप से इसके अनुप्रयोग में हमारे पास निकल करके आते हैं। इन दोनों को हम शॉर्ट में परिचय लेने वाले हैं, क्या होती है अपने पास ई गवर्नेंस और क्या होता है ई कॉमर्स। अपने पास स्लाइड भी हैं आज, है ना, तो फटाफट हम जो है तो आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, चल जाएगा, दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है ना, पक्का? ओके, शुरू करें। तो हेडिंग क्या रहेगी? अनुप्रयोग नंबर 1 हमारे पास क्या रहेगा? ई गवर्नेंस। समझिए, जब भी आपसे कोई कहेगा कि ई गवर्नेंस का फुल फॉर्म क्या होता है तो क्या कहोगे? बोलो। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ठीक बात है। इसकी हिंदी होती है क्या? तो कहोगे सर इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन। गवर्नेंस की हिंदी होती है प्रशासन। तो इसकी हिंदी है इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन। प्रशासन शासन का हिस्सा है। शासन की योजनाओं को जो लागू करवा दे उसे कहते हैं प्रशासन। सुन जानते हैं आप लोग? एक शब्द है हमारे पास, कौन सा है शब्द है अपने पास? गवर्नमेंट, शासन। और एक होता है, अरे सुन लो पहले, शासन है, दूसरा क्या है? प्रशासन। इनमें अंतर क्या है? शासन का काम है योजनाएं बनाना। जैसे आप बन गए सीएम, आप बन गए पीएम, तो आप कहोगे कि हम ले आए हैं एक योजना, कि सरकार एक लाई योजना कि बेरोजगारों के लिए साइकिल मिलेगी। ये क्या लाए थे भैया? हमने बैठ करके संसद में योजना पास कर दी। इसको ग्राउंड पे कौन इंप्लीमेंट करेंगे? तो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो हिस्सा होता है प्रशासन। तो इसका सिंपल मतलब होता है कि जब सरकार की योजनाओं को नागरिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त कर लें, जब भी आप सरकार की योजनाओं का लाभ ऑनलाइन माध्यम से ले पाते हैं, तो ऐसी व्यवस्था को हम बोलते हैं क्या? ई गवर्नेंस। सारे के सारे जो आपके पास आजकल योजनाएं हैं वो सब कैसी हो चुकी हैं? ऑनलाइन हो रही धीरे धीरे, है ना। तो इन सब की हम जो है तो बात करेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा इसकी परिभाषा क्या होती है। तो आसान शब्दों में इसकी परिभाषा होती है कि सरकार की योजनाओं का, लिखिएगा, सरकार की योजनाओं को ऑनलाइन माध्यम से जनता तक यानी नागरिकों तक पहुंचाना। सरकार की योजनाओं को ऑनलाइन माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाना ई गवर्नेंस कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसकी सिंपल, सटीक और आपके पास आसान सी ये हो गई क्या? एक परिभाषा। अब आप कहते हैं सर कि कौन सी ऐसी योजनाएं थी, तो आपको पता है कि आपका आता है रिजल्ट। सरकारी कार्य थे हमारे पास, आपका आता था रिजल्ट, या आपकी होती थी वैकेंसी। आपके पास आ गई भैया वैकेंसियां। पहले होती थी ऑफलाइन, आप लोग देखते थे कि आप ला रहे हैं, एक आपके पास आया पत्र, अब आपने भरा है, पोस्ट में डाला है, फिर आपका एडमिट कार्ड आ रहा है, और मान लो गांव में तुम्हारा कोई दुश्मन है, रख लिया भैया एडमिट कार्ड, काम खत्म तुम्हारा। देखा होगा आप लोगों ने। अब सब कैसा हो गया है भैया? ऑनलाइन है। तो सरकारी कार्य हैं, सरकार की प्लानिंग है, सरकार की योजनाएं हैं, ये सब आप तक पहुंच रहा है ऑनलाइन माध्यम से आज के समय में। तो इसे कहते हैं अपन क्या? ई गवर्नेंस। ठीक बात है। चलिए यहां हमारे पास एक लिखी है परिभाषा, ये वाली, सबको दिख रहा है? जूम कर दें कि पढ़ लोगे? ये डांस काहे कर रहा है? ठीक है, देखना एक परिभाषा यहां भी लिखी हुई है, किताबी वाली परिभाषा लिखी है कि ई गवर्नेंस क्या होता है। तो सरकारी सूचनाओं व सेवाओं को आईसीटी का उपयोग करते हुए नागरिकों तक पहुंचाना। तो सरकार की जो सेवाएं हैं, अगर हम इनको नागरिकों तक पहुंचा दें, कैसे? ऑनलाइन माध्यम से, तो उसे कहा जाता है, क्या कहते हैं उसको अपन? ई गवर्नेंस कहते हैं। आगे देखिएगा, एक पॉइंट लिखा है यहां, ई गवर्नेंस के उदय के कारण। ई गवर्नेंस के उदय के कारण, इसका अर्थ क्या होता है कि भैया ई गवर्नेंस आई क्यों होगी?
ई गवर्नेंस की हमें क्या नीड है। तो आपको अभी बात समझ में आई होगी कि भैया गांव का आपका दुश्मन था और आपका एडमिट कार्ड रख लिया, या आपने ऐसे केस सुने हुए गांव में कि नौकरी लग गई थी लोगों की, लेकिन हमारे पास आया क्या भाई, सर्विस लेटर आपका आया था और गांव में आप तक पहुंचा ही नहीं। तो लिखा हुआ है कि प्रशासन की जटिल संरचना, और दूसरा है नागरिकों की सरकार से उपेक्षाओं में वृद्धि है। देखो ई गवर्नेंस की हमें नीड क्यों पड़ी, तो पहला लिखा है रीजन कि प्रशासन का जटिल होना। एक समस्या ये थी कि जैसे मान लीजिए आपको अपना बनवाना है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, आपने ऐसे कभी मुश्किल किए होंगे, गए होंगे आप लोग अपने तहसील गए होंगे। अब हुआ क्या, आप गए या साहब है ही नहीं, आपके साहब जो हैं वहाँ तहसील पे तो है ही नहीं, या आपके बनवाना है आपको अपना कोई, मान लो आपके पास जाति प्रमाण पत्र है, आप बनवाने जा रहे हैं, तो जहाँ जा रहे हैं जो अधिकारी हैं, अधिकारी आया ही नहीं, या कि कोई गायब है, या कह रहा है कल आना परसों आना। इसका अर्थ क्या होता है, प्रशासन की जटिल संरचना है कि आपका काम बहुत ले रहा है टाइम। इन सब से क्या मिली है आपको मुक्ति कि आप क्या करो, आप भैया आपके पास ई मित्र हैं, आपके पास SSO है, आप ऑनलाइन क्या कर दो, आपने एप्लीकेशन फिल किया, आपका काम हो रहा है। तो दूसरा रीजन है कि नागरिकों की सरकार से अपेक्षाओं में वृद्धि है। अब आप जी रहे हैं 21st सेंचुरी में, अब आपको उम्मीद है कि भैया मैं हूँ VIP और सरकार मुझे ट्रीट करे एज अ VIP, मैं लाइन में नहीं लगूंगा कि हर काम मैं 5 दिन में करूं, 8 दिन में करूं, मुझको काम अपने बहुत जल्दी चाहिए। तो इसलिए क्या हुआ, ई गवर्नेंस का उदय होता है, मतलब समय का बदलाव हुआ है और आपकी अपेक्षाएं अब सरकार से बढ़ गई हैं। अब आपके पास इतना समय नहीं कि आप 5 दिन जाओगे एक ही काम के लिए, है क्या किसी के पास इतना समय नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल हमें करना होता है। तो प्रश्न यहाँ से नहीं आएगा कि क्या कारण थे, जहाँ से प्रश्न आएगा उसका हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। देखना अब आपके पास जो आएगा प्रश्न वो आता है कि यहाँ हमारे पास ई गवर्नेंस का प्रारंभ में कुछ फैक्ट हैं। तो आपके पास 3 सन हैं जो रखना है आपको याद। देखना आप कहोगे कि ई गवर्नेंस के उदय का कारण, उदय के स्टेप कह लीजिएगा, ई गवर्नेंस के या ई गवर्नेंस का इतिहास कह लीजिए, ई गवर्नेंस का इतिहास। तो आपके पास रहेंगे 3 सन जो आपको रखना है ध्यान। एक है 1970, क्या है, दूसरा है आपके पास 1977 और एक हमारे पास 1987। 3 सन है जो रखना है आपको ध्यान परीक्षा के दृष्टिकोण से। 1970 में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की स्थापना, सरकार ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना की है। तो प्रश्न आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब हुई, तो क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉनिक विभाग का अर्थ होता है जैसे आज आप जानते हैं कि आपके प्रदेश में या आपके देश में एक विभाग है, सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग है। तो ये विभाग सबसे पहली बार बनता है हमारे पास कब, 1972। इलेक्ट्रॉनिक्स का अर्थ है कि हम अपने क्या किया है, हमने इंफॉर्मेशन को महत्व देना शुरू किया है। इसके लिए हमने क्या किया है, एक अलग से डिपार्टमेंट की स्थापना की है। और इस सन कौन सा था, 1977। सरकार ने अब लिया है सीरियसली कंप्यूटर को और इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया को कि यहाँ आपके पास क्रांति आने वाली है। तो ये होता है पहला स्टेप, इसे कहते हैं अपन क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना। याद रहेगा ये, और यही लिखा हुआ है आपके पास यहाँ भी, आप चाहें तो लिख लीजिए, ना चाहें तो आप ना लिखिएगा कि 1970 में क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक विभाग की हमारी यहाँ हुई है स्थापना। 77 में हमारे पास बनती है, एक अपने पास स्टेप आएगा, इसे कहते हैं NIC की स्थापना। 1977 यहाँ हमारे पास NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर हैं, ये स्थापित होते हैं। जो NIC आप देखते हैं आजकल के .nic.in देखा होगा आप लोगों ने, कई बार लिखा हुआ देखा, ऐसे लिखा कभी। ये हमारे पास जो NIC हैं ये पहली बार कब आते हैं, 77 में। इनका फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। तो NIC है राष्ट्रीय स्तर पर सूचना केंद्र स्थापित किए गए जहां की आपका डेटा क्या होगा, रखा जाएगा। ऐसा पहली बार कब किया गया, तो 1977
7 में किया गया। ये पॉइंट भी आप रखेंगे ध्यान, है ना। फिर हमारे पास समय आएगा, इसे हम कहते हैं हमारे पास 1987। यहाँ हमारे पास आएगा निकनेट। NIC साथियों जो है, मतलब अभी क्या है, अभी हमारे पास आसान भाषा में कहें तो बन चुके हैं डेटा सेंटर। सरकार ने क्या किया है, जगह जगह डेटा सेंटर बना दिए हैं और ये काम शुरू हो रहा है 1977 में। समय और बीतेगा, समय आएगा 87 का। ये जो हमारे पास NIC हैं, इनको हम निकनेट में कन्वर्ट करते हैं। इसे कहते हैं अपन क्या, निकनेट। और इस प्रक्रिया के तहत हमने क्या किया, हमने इन सेंटर्स को आपस में जोड़ने का काम किया। इसमें क्या हुआ भैया, तो यहाँ हमने जो सेंटर हमारे पास थे, अब ये क्या होंगे, आपस में लिंक होने शुरू हो जाते हैं। तो 3 ठो सन हैं इतिहास में, आपको ये बात पता हो, लिखिए। बाकी नोट्स आपको मिल ही जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। तो 3 आपको याद रखना है, 70, 77 और 87 याद रहेंगे। 70 में हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक विभाग, 77 में NIC है और 87 में यही NIC क्या बन गया है, निकनेट बन गया है। लिख लीजिए। बढ़े आगे। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, और नेट का है, नेट का अर्थ है नेटवर्क। बाकी नेटवर्क आप जानते ही हैं कि यहाँ जो हमारे पास डेटा सेंटर हैं, इनको आपस में क्या किया गया, जिला स्तर पर हमने जोड़ने का काम शुरू किया था, वो निकनेट से शुरू किया था। तो 3 सन आपको पता हो बस परीक्षा के दृष्टिकोण से, बाकी आप सुन ही रहे हैं, कोई चिंता की बात है ही नहीं, ठीक है ना। चलो आगे चलें, लिख लिया यहाँ तक। PDF आपको मिलेगी ही, तो यहाँ लिखा हुआ है आपकी PDF में कि क्या कहानी हुई है, वो आपका सब कुछ लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, वही लिखा जो मैं आपको पढ़ाया हूँ। अब देखना, यहाँ हमारे पास पिलर्स हैं, ई गवर्नेंस के 4 पिलर होते हैं। जैसे तुमसे कोई कहेगा ई गवर्नेंस के स्तंभ, ई गवर्नेंस के स्तंभ, स्तंभ माने क्या होता है, पिलर, सही बात है ना। जैसे आपने कहा होगा कि मीडिया जो होता है ये सरकार का चौथा पिलर है, चौथा स्तंभ है, सुना होगा। स्तंभ को बोलते हैं खंभा, जिसके सहारे हमारा घर खड़ा है। जैसे ये हमारे पास पिलर्स होते हैं, है ना, तो वैसे ही हमारे पास ई गवर्नेंस के स्तंभ हैं कि ई गवर्नेंस किनके किनके सहारे खड़ा है, क्या क्या चीज क्या होते हैं आवश्यक। तो पहला पॉइंट है कि 4 होते हैं सॉरी, कितने पिलर्स होते हैं, 4। जैसे तुमसे कोई कहे बताओ ई गवर्नेंस के कितने होते हैं, क्या कहोगे, 4 पिलर्स होते हैं। अब वो 4 पिलर्स कौन कौन से हैं आपको वो पता हो, तो पहला पिलर से इसे कहते हैं लोग, जनता। आपको जब भी ई गवर्नेंस अप्लाई करना है तो पहली आवश्यकता है कि आपके पास क्या हो, लोग हों। भाई किसके लिए ले आओगे ई गवर्नेंस, कोई तो हो, तो वो क्या होते हैं हमारे पास, लोग, कि लोगों के लिए हमें ये सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से लेकर के आनी है हमें। तो हमारे पास जनता का होना क्या है भाई, जरूरी है। क्लियर हुआ। दूसरा, आपके पास संसाधन हो, संसाधन हो। जैसे मैं कह दूं कि मुझको ये काम करना है, तो वो काम होगा कैसे, तो हमने कहा हमारे पास क्या है भैया, संसाधन चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट हो, आपको रहना है, पढ़ना है, आपके पास क्या हो, रिसोर्सेस तो हो, इसे कहते हैं संसाधन। ठीक बात है।
तीसरी बात हमारे पास जो है वो है हमारे पास, इसे कहते हैं प्रौद्योगिकी, यानी तकनीक आपके पास हो, इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं प्रौद्योगिकी, कि हमारे पास क्या हो, तकनीक हो, कि आप कैसे, जो आपके पास योजनाएं हैं, जनता है, तो आप इन्हें कैसे लेकर के जो है तो आने वाले हैं। और अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास एक और आए, कहाँ गया ये, पीछे लगा, हमारे पास एक और है, इसे कहते हैं प्रक्रिया। चौथा अपने पास क्या है, प्रोसेस। समझना इनको ध्यान से, हमारे पास क्या है भैया, 4 स्तंभ हैं, लोग है, संसाधन है, तकनीक है, और एक हमारे पास क्या आएगा, प्रोसेस। समझ लो एक बार और ध्यान से, ये चारों क्या होते हैं। तो मैंने कहा कि आपके पास एक प्लान है, योजना है कि मुझे बेहतर करना है किसी के लिए। आपके पास एक प्लान था कि मुझे किसी के लिए क्या करना है, बेहतर कार्य करना है। तो जब बेहतर करना है, आपके पास योजना है, तो आपके पास क्या हो जाइए भैया, आपके पास लोग हों, इनके लिए करना है बेहतर मुझे। ठीक बात है, आपने बनाया एक प्लान। अब प्लान बनेगा तो आपके पास प्लान कैसे एग्जीक्यूट होगा, आपके पास रिसोर्सेस हों। मैं कहूँ बड़ी बड़ी बातें करूँ कि तुम्हारे लिए मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, मेरे पास कुछ हो भी तो। आ रही बात समझ में। मैं कह दूँ कि तुमको मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो मेरे पास कोई और तो हो ना टाइप करने वाले क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चन हो, रिसोर्स तो मेरे पास हो ना। इसे ही कहते हैं अपन क्या, संसाधन। फिर मैं ये क्वेश्चन या सुविधाएं तुम तक कैसे पहुँचाऊँगा, तो मेरे पास क्या हो, तकनीक हो, कि मैं इस माध्यम से इन योजना का इन तक पहुंचाने वाला हूं। तो मैंने कहा कि भाई हमारे पास क्या है, प्रौद्योगिकी हो। लेकिन अगर ये सब है, अगर आप इससे नहीं गुजरोगे भैया, आप एडमिशन यहां लिए होंगे तो इसकी क्या हुई होगी, एक प्रोसेस हुई होगी। ये क्या हुआ होगा, प्रक्रिया। आपके पास सब है, लेकिन अगर आपके पास एक क्या नहीं है, प्रोसेस नहीं है, तो ये सब कुछ इम्प्लीमेंट कर पाना पॉसिबल होता है क्या, पॉसिबल नहीं है। तो हमने कहा कि ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ हैं, लोग हैं, संसाधन है, प्रौद्योगिकी है, लेकिन ये सब करने के लिए हमारे पास एक क्या हो, प्रक्रियाएं। जैसे आपने यहाँ लिया होगा एडमिशन, तो इसकी क्या हुई होगी, एक प्रक्रिया, कि आप पहले इंक्वायरी के लिए आए होंगे, फिर आपको एक फॉर्म फिल हुआ होगा, आपने फीस पे की होगी, आपका कार्ड बना होगा, फिर आप कार्ड लगाते हैं, फिर आप यहाँ आते हैं, तो ये क्या है, ये है प्रोसेस, ये है प्रक्रिया। तो इन 4 स्तंभ के सहारे ई गवर्नेंस को आप आगे बढ़ा सकते हैं। आ रही बात समझ में। देखना, ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ हैं और 4 ही प्रकार हैं। 4 स्तंभ होते हैं और 4 इसके क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, है ना। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं इसके प्रकार। बताओ, चारों में दिक्कत किसी को कुछ, लोग क्या होते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कोई डाउट किसी को हो पूछ लेना भैया, अभी आगे बढ़ चले हम। तो ये 4 लिख लो और याद हो कि हमारे पास क्या क्या होता है। तो कहोगे कि लोग होते हैं, संसाधन है, तकनीक है, और हमारे पास प्रोसेस है। और यही लिखा हुआ है आपके पास यहाँ, ये इंपॉर्टेंट है मेरे पास कि लोग हैं, प्रक्रिया है, प्रौद्योगिकी है, और मेरे पास क्या है, संसाधन है। अब ई गवर्नेंस के 4 प्रकार हैं, G2G है, G2E है, G2C और G2B। तो ये पता हो कि ये होते क्या हैं। चलें आगे। अगला अपने पास जो आएगा वो है ई गवर्नेंस के प्रकार। ई गवर्नेंस के प्रकार, तो 4 स्तंभ और 4 ही प्रकार की हम जो है तो बात करेंगे। पहला पॉइंट यही है, कितने प्रकार होते हैं, तो हम कहेंगे हमारे पास होते हैं 4 प्रकार होते हैं। आपको ये पॉइंट पता हो। अब ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला जो है इसे कहते हैं G2G का फुल फॉर्म क्या होता है, बिल्कुल इसे कहते हैं हम क्या, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अगर हम कहें इसे कि सरकार से सरकार, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सरकार से सरकार ई गवर्नेंस, सरकार से सरकार ई गवर्नेंस। इसका मतलब क्या होता है, आपको तो इतना ही पता हो कि G2G का अर्थ क्या है ई गवर्नेंस के परिप्रेक्ष्य में। तो कहोगे कि ये सरकार से सरकार, इसका तात्पर्य क्या होता है बच्चों, इसका मतलब है कि जब 2 सरकारें अपने किसी कार्य को ऑनलाइन माध्यम से करती हैं, जैसे आप समझिएगा कि मान लो तुम्हारी नौकरी लग गई नौकरी तुम्हारी, अब क्या होगा, तो तुम्हारा डॉक्यूमेंट होता है वेरिफिकेशन,
अब आपकी मान लो नौकरी लगी है, दिल्ली में लगी नौकरी, तो एक सरकार कहाँ होगी? दिल्ली में। तुम पले बढ़े कहाँ हो? राजस्थान में पले बढ़े हो। तो अगर सरकारें वहाँ से तुम्हारा जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो वेरीफाई होते हैं, तो आजकल कैसे हो रहे हैं? वो हो रहे हैं ऑनलाइन, हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? तो वहाँ से एक ईमेल आया सरकार के पास, आप यहाँ से क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। तो ये सरकार से क्या कार्य हुआ? सरकार का कार्य हुआ। तो कैसे हुआ भैया ये? इसे बोलते हैं G2G। जब दो सरकारें अपने किसी कार्य को ऑनलाइन माध्यम से करती हैं तो इनको हम बोलते हैं G2G ई गवर्नेंस। क्लियर है? अब सरकार मान लो एक केंद्र की है, एक राज्य की है। मान लो कोई फंडिंग आ रही है, केंद्र से कहाँ रही है? राज्य के पास। अब वो आ रही है ऑनलाइन के माध्यम से, क्योंकि जमाना है EBT का, है ना। तो अब क्या हुआ? अब आपके पास फंड आया ऑनलाइन, तो ये क्या हुआ? ये हुआ G2G ई गवर्नेंस हुआ। क्लियर हो रही बात है कि G2G का अर्थ होता है सरकार सरकार। जब दो सरकारें, अब सरकार कोई भी हो, मैं कहूं कि तुम्हारे यहाँ एक सरकार राज्य की है, राज्य में आपके पास एक तहसील कहाँ की है? ब्लॉक की है। होती है तहसील ऐसी आपके सरकार है, वहाँ भी सरकार होगी कोई ना कोई। ग्राम पंचायत आपके यहाँ होगी, सही बात है। तो अगर सरकार का पैसा, आपके पास CM साहब का पैसा आपके गांव में आ रहा है और आ रहा है ऑनलाइन माध्यम से, या कोई योजना आ रही है वो आ रही है ऑनलाइन माध्यम से, तो ये क्या है? G2G। इन्हें कहते हैं हम सरकार से सरकार ई गवर्नेंस। बताओ ये क्लियर हुआ? तो ये पहला प्रकार किसका हुआ? ई गवर्नेंस का। आगे बढ़े हम, तो जो अब आएगा अपने पास अगला, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ई गवर्नेंस का हिस्सा, उसे कहते हैं G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन, सरकार से नागरिक। तो दूसरा जो है इसे कहते हैं हम G2C। ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसे कहते हैं G2C। हिंदी में कहें तो गवर्नमेंट टू सिटीजन, ये इसका फुल फॉर्म हुआ। हिंदी में कहेंगे तो सरकार से नागरिक। ये तो आप जानते ही हैं, हमारे पास ये जो है ये है सरकार से नागरिक। तो इसका मतलब होता है कि सरकार जब अपनी सुविधाएं नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से प्रोवाइड करती है तो ऐसी सेवाओं को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? G2C। और आप जानते ही हैं आजकल भैया हर प्रकार की जो सुविधा है कैसे मिल रही है? ऑनलाइन माध्यम से मिल रही है। मुख्यतः उद्देश्य ई गवर्नेंस का यही है कि सरकार की जो सुविधाएं हैं वो नागरिकों को हमें ऑनलाइन माध्यम से देनी हैं। आप बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, राशन कार्ड हो, है ना, भामाशाह कार्ड है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, मेडिकल है, अनेक प्रकार की जो सुविधाएं हैं सब कैसे मिल रही हैं? आपको ऑनलाइन मिल रही हैं। तो ये सब क्या होते हैं भैया? ये है G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन, सरकार की समस्त सुविधाएं। अब आप करते हैं भैया, टिकट करते हैं आप ऑनलाइन, अपनी रेलवे टिकट कर रहे हैं घर बैठे, हो रही है टिकट घर बैठे, ये ऑनलाइन सुविधा है और रेलवे सरकार का है। आप उसकी सेवाएं, टिकट आप ऑनलाइन कर पा रहे हैं, ये क्या होगा? G2C होता है। इसे कहते हैं हम क्या? G2C। आ रही बात समझ में कि सरकार से सरकार और सरकार से नागरिक क्या होती है? क्लियर हुआ? ई गवर्नेंस का मेन पर्पज यही है कि नागरिकों का जो जीवन है, इनको जो सुविधाएं मिल रही थी, ये सब सहज, सरल, आसान तरीके से घर बैठे मिल जाएं। और आपको मिल भी रही हैं। ज़्यादा बात करने की यहाँ आवश्यकता हमें नहीं है। कोई डाउट किसी को तो पूछना कि भाई ये है क्या? आगे चलें हम। हमारे पास जो अगला आएगा इसे कहते हैं G2B। अगला जो है इसका नाम है G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। इसे कहते हैं हम गवर्नमेंट टू बिजनेस। G2B का अर्थ है सरकार से व्यापारी, गवर्नमेंट टू बिजनेस। हिंदी में कहते हैं सरकार से व्यापार। अब इसका भी अर्थ क्लियर ही है कि जब सरकार की सुविधाएं व्यापारियों को ऑनलाइन मिलनी शुरू हो जाएं, सरकार की सुविधाएं, आप हैं बिजनेसमैन, आपको खोलनी है एक कंपनी, आप लोग बिजनेसमैन तो हैं ही, मारवाड़ी क्षेत्र है आप लोगों का,
आप व्यापार जानते ही हैं कि क्या होता है व्यापार, है ना। कहते हैं कि मारवाड़ी लोग जन्म से व्यापारी पैदा होते हैं, सही बात है, क्या बात है ना। तो व्यापार आप जानते ही हैं, आपको कंपनी खड़ी करनी है तो भाई 50 तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, ये पेपर, इन्वायरमेंट पेपर, ज़मीन का पेपर, ये पेपर, है ना, क्या बनाओगे, कैसे बनाओगे। तो ये जो सुविधाएं सब मिल रही हैं आपको, सरकार कहती है कि ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी सिंगल विंडो पर। आप एक जगह जाओ और सारे जो प्रमाण पत्र हैं वो सब आपको वहीं से मिल जाएंगे। तो जब ऐसी सुविधाएं, सरकार की कुछ विशेष सुविधाएं व्यापारियों का अपना व्यापार आसान करने के लिए मिलती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं क्या, G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। आपको इनके फुल फॉर्म बताऊं, प्रकार बताऊं, सिर्फ अंदर क्या हो रहा है आप समझ ही नहीं ज़्यादा तो ठीक है। गवर्नमेंट टू बिजनेस, सरकार से व्यापार। देखो सरकार 4 प्रकार की, एक तो हुई G2G, दूसरा है G2C, एक हो गए G2B, और एक कौन बचे, G2E। तुम्हारी लग गई सरकारी नौकरी तो तुम बन गए सरकारी दामाद, तो तुमको भी कुछ देगी खास, क्योंकि तुम सरकार के आदमी हो, है ना। तो सरकार के जो खास लोग हैं इन्हें कहते हैं G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई। तो सरकारी कर्मचारियों को जो मिलती सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से, आपकी कोई पेंशन सेवा हो, आपको लोन लेना है ना, या आपको कोई अपने कार्य करने हैं, तो वो सारी सुविधाएं मिलती है कैसे, ऑनलाइन। उसे बोलते हैं अपन क्या, G2E। लिख लीजिए उसको भी, आखिरी है हमारे पास, इसे कहते हैं G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई कहते हैं, इसे कहते हैं G2E। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए सुविधाएं हैं ये, है ना। आपके घर में अगर कोई सरकारी लोग होंगे आप जानते होंगे, है ना, कि सरकार बहुत प्रकार की सुविधाएं दे रही हैं। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई, सरकार से, इसे बोलते हैं क्या, सरकार से कर्मचारी, सरकार अपने कर्मचारियों को कुछ विशेष प्रकार की सुविधाएं ऑनलाइन मुहैया करा रही है। ऐसी सुविधाओं को, ऐसी व्यवस्था को हम बोलते हैं G2E। तो ई गवर्नेंस होता क्या है, 3 पॉइंट इतिहास पता हो, 4 स्तंभ हैं और 4 प्रकार हैं, इतना ही रखना है अभी तक याद, तुमको रख लोगे याद, चलो ज़्यादा परेशान मत होना। अब देखो आगे, तो हमारे पास कहाँ गया, ये है, देखना आपके पास 4 स्तंभ हो गए हैं और 4 प्रकार अपने पास क्या है, मॉडल, G2G, G2E, G2C और G2B। और कोई रह गया क्या, 4 ही प्रकार होते हैं, है ना। अब है हमारे पास मुख्य उद्देश्य लिखा हुआ है कि मुख्य उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो आप जानते हैं भैया, नागरिकों का जीवन सहज करना है, आसान करना है। अब देश भर में तमाम तरह की चल रही योजनाएं जो ई गवर्नेंस का पार्ट हैं, तो आपको इनका नाम पता हो कुछ कुछ। जैसे हमारे पास नंबर 1 लिखा हुआ है ई नागरिक, ई सिटीजन। इसमें लिखा हुआ है कि सेवाएं जो मिल रही हैं वर्तमान समय सरकार द्वारा, ई गवर्नेंस द्वारा। देखो अब जो कुछ भी आपको मिलता है ऑनलाइन, या मान लो कल को कोई नया प्लान आता है वो भी कैसा है, ऑनलाइन है, तो ये सब किसका पार्ट होगा, ई गवर्नेंस का होगा। तो पहली बात ये है कि ई गवर्नेंस में करंट अफेयर खूब रहता है पढ़ने के लिए। मान लो कोई योजना आई, कैसी है वो, ऑनलाइन रहती ही है, तो वो किसका हिस्सा है, ई गवर्नेंस का। तो कुछ योजनाओं का जिक्र है यहाँ जिनकी चर्चा हम करने वाले हैं। जैसे अपने पास एक है क्या, ई नागरिक, जैसे आपके यहाँ एक है ई मित्र, जानते हो कि आप लोग, बड़ी इंपॉर्टेंट है वो। ऐसे हमारे पास एक क्या है, ई नागरिक है। तो देखना, नागरिकों को राशन कार्ड, पानी, बिजली आदि का बिल, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना, ये कैसा है भाई, ई नागरिक है। ये मिलती है केंद्र स्तर पर, सही बात है। हमारे पास है ई परिवहन, आपके जो ड्राइवरिंग लाइसेंस हैं, पंजीकरण है, आपको वाहन लेना है, सब काम कैसे हो रहे हैं आजकल आपके, ऑनलाइन। इसे बोलते हैं अपन क्या, ई परिवहन। आपको इनके नाम बताऊं तो मैं पढ़ देता हूं, आप सिर्फ सुन लीजिए, है ना, कि सरकार आपको ऐसी ऐसी योजनाएं ऑनलाइन माध्यम से मुहैया करा रही है। हमारे पास एक है ई शिक्षा। अब आप जानते हैं भैया कि सरकार के आ रहे हैं प्रोग्राम, जहां आप घर बैठे टीवी में, रेडियो के माध्यम से आप क्लासेस ले सकते हैं। यूट्यूब में भी हमारे पास एक चैनल है CEC, अगर आप कभी गए हों
यूट्यूब पे मिलती है, सरकार क्लासेस हैं ये, CEC, ये यूट्यूब चैनल है सरकार का। तो सरकार इसमें क्लास लगवाती है प्रॉपर, तो वहाँ आते हैं मास्टर पढ़ाने वाले, आप पढ़िए उनसे फ्री में। तो ये क्या है, ये है ई शिक्षा। हमारे पास है ई मेडिसिन, आप जानते होंगे भैया, सरकार कह रही है कि डॉक्टर कौन है उसका डेटा रहेगा ऑनलाइन, मरीज का डेटा ऑनलाइन रहेगा कि भैया इसको कौन कौन सी बीमारी है, क्या कैसा है, उसे बोलते हैं अपन क्या, ई मेडिसिन। ऐसे हमारे पास है ई सचिवालय, सरकारी विभाग जो सुविधाएं देता है ई सचिवालय। तो ये कुछ योजनाओं के नाम है, आपको आइडिया हो सिर्फ कि नाम ऐसे हमारे पास हैं। ऐसे आपके पास ई पुलिस है, ई कोर्ट है, आपके पास ई पुलिस है, मतलब आप अपनी FIR ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं। ये क्या है, ये है ई पुलिस। आपके पास ई कोर्ट है। अब आप देखते होंगे भाई जो कोर्ट की प्रक्रियाएं होती हैं वो भी लाइव रहती हैं आजकल ऑनलाइन माध्यम में, तो इसे बोलते हैं अपन क्या, इस तरीके से आप कह सकते हैं कि लगभग सरकार में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए उसके पूरे कार्य कैसे हो गए हैं, ऑनलाइन माध्यम से आ रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था का नाम क्या भैया, ई गवर्नेंस हम कह रहे हैं। यहां से कुछ आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ सुनना था, सुन लिए हो। लाभ तो जानते ही हो, यहां से प्रश्न नहीं आए कोई। लाभ क्या है भैया ई गवर्नेंस के, लाभ कोई कह दे कि लाभ क्या है, बताओ सोच करके कि ई गवर्नेंस के ये लाभ हमारे जीवन में हैं। हाँ देखो, एक लाभ लिखा है कि सरकार व नागरिकों के बीच दूरियों को कम किया गया। सही बात है, दूरियां कम हुई नहीं हुई, कम हो गई भैया। अगला है कि जटिलताओं में क्या आई भैया, कमी आई है। अलग अलग विभागों के बीच क्या हो पाया है, सामंजस्य हो पाया है। सबसे बड़ा लाभ जो हुआ है गवर्नेंस का वो है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। आगे ई गवर्नेंस में और भी ट्रांसपेरेंसी आने वाली है, आप समझ लीजिए। बस जब यही सारे कार्य आपके होते थे, अब मान लो मुझको क्या करना है, मुझको अपना इनकम टैक्स सर्टिफिकेट बनवाना है, तो जब तक ये ऑनलाइन नहीं था तो बीच में कौन थे भाई, बिचौलिए हुआ करते थे कि मुझको 500 रुपये दो, मैं तुम्हारा काम करवा देता हूँ। जैसे आपने कभी अपना लाइसेंस बनवाया हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए हो आप लोग, तो वहाँ बैठे हैं 5 लोग, जाओ तो 500 रुपये दो, 1000 रुपये उनको दो, तो काम तुम्हारा हो रहा है। तो जो सबसे बड़ा लाभ वो है, वो क्या है, ट्रांसपेरेंसी सिस्टम पे आ रही है। और आगे आता जितना समय जाएगा ट्रांसपेरेंसी आपकी और भी बढ़ती जाएगी, ये आप समझिएगा। ये सबसे बड़ा लाभ किसका है, ई गवर्नेंस का। कंप्यूटर की क्रांति जो है आपके फील्ड पर वो यही है कि करप्शन कम हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी का लाभ क्या है, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, सिर्फ यही लाभ है। इसीलिए सरकारें चाहती हैं कि ट्रांसपेरेंसी कम हो, और ट्रांसपेरेंसी कब होगी, जब सरकार और हमारे मध्य की जो दूरियां हैं वो क्या हो जाएं, कम हो जाएं। भाई दूरियां थी तो बीच में कौन बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं जो आप उनसे मिल पाते हैं। अगर ट्रांसपेरेंसी आती है तो आप डायरेक्ट जो हेड हैं उनसे मिल पाते हैं। तो लक्ष्य क्या था अपना, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना है। ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी तो अपने आप क्या होगा, आपका काम सिस्टम अपने आप तेजी आने वाली है। आगे बढ़ेंगे हम। देखो, ऑनलाइन प्रक्रिया में सरकार ने केंद्र स्तर पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, इसे कहते हैं डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। आप सबने इसके बारे में सुना होगा। सरकार ने लॉन्च किया है क्या, डिजिटल इंडिया एक प्रोग्राम। तो इसकी डेट पता हो, 1 जुलाई 2015, लिख लेना ये वाला पॉइंट है ना अपनी कॉपी में, कि डिजिटल इंडिया एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। और इसकी डेट क्या है, तो 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2015 से क्या हुआ है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो आप ये पॉइंट भी रखेंगे ध्यान, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ये शुरू हुआ है 1 जुलाई सन 2015, और इसका उद्देश्य यही है कि हमें नागरिकों तक सारी सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से प्रोवाइड करनी हैं। इसके बाद ही आप देखा होगा कि आपके पास बहुत सारी सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से मिलनी शुरू हुई हैं। ठीक बात है। इसके बाद आपके स्टेट का एक प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है ई मित्र। इसको आप खूब जानते हैं, अच्छे से जानते हैं ई मित्र के बारे में। शुरू कब से हुआ ये, 2002 से क्या हुआ भैया, ये शुरू हुआ है ई मित्र। ई मित्र आप जानते होंगे कि भैया आपके पास क्या है,
विभिन्न प्रकार की सेवाएं आप ई मित्र के माध्यम से प्राप्त कर पा रहे हैं। ये शुरू हुआ है सन 2002 से। आपका जिला है एक झालावाड़, जानते होंगे आप लोग, जानते हो? झालावाड़ से इसको शुरू किया गया है ई मित्र को सन 2002 में। आपके पास 4 में क्या हुआ है, ई मित्र परियोजना चलाई गई। हमारे पास योजना आई है, योजना का रूप बड़ा हुआ, इसका क्षेत्र क्या हुआ, झालावाड़ से आगे बढ़ा, तो हमने कहा कि 4 में क्या हुआ, ई मित्र परियोजना हुई। सुन लिख लेना इसको, आपके स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है ये वाली। ई मित्र शुरुआत होती है सन 2002 से। कहाँ से होती है? झालावाड़ से होती है। 4 में हमारे पास आती है ई मित्र परियोजना। इसका अर्थ है इसका क्षेत्र क्या होगा, व्यापक हो जाएगा। और 6 में संपूर्ण राजस्थान में ई मित्र को अप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, 2006 में क्या हुआ है, तो 2006 में संपूर्ण राजस्थान में ई मित्र शुरू हो गया है। तो शुरू कहाँ से हुआ है ये पता हो, और संपूर्ण रूप से पूरे प्रदेश में कब ये जो है तो प्रारंभ हुआ आपको ये भी पता हो। तो 4 है, 2 है डेट, और हमारे पास एक डेट कौन सी है, 6 वाली। ई मित्र, तो ई गवर्नेंस की हमारे पास हिस्सा है ई मित्र, है ना। ई मित्र की शुरुआत कब से होती है, सन 2002 से। कहाँ से होती है, 4 में आती है परियोजना, और 6 में ऑल ओवर राजस्थान में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो 3 डेट हैं, आपको पता हो। इतना पता हो तो कम से कम कब से हुई है और पूरे में कब हुई, 2 पॉइंट तो कम से कम पता ही हो। एक गवर्नेंस से प्रश्न देखने को बहुत ही कम मिल रहे हैं, है ना। तो आप बहुत डूब करके या आप 50-60 योजनाएं रट रहे हैं, ऐसा मत करना कुछ, है ना। ई मित्र की 3 डेट हैं, 2002, 4 और 6। 2 में होती है शुरू, 4 में इसका रूप क्या होता है, विस्तृत, और 6 में ऑल ओवर राजस्थान में इसका प्रसार देखने को मिलता है हमें। तो 3 डेट आपको रखनी है याद यहां से बस। आगे चले भैया, लिख लिया है? आप ऐसे उदास ना रहे, हैं ना। थोड़ी जल्दी आपको भी है, थोड़ी जल्दी मुझको भी है, इसलिए बिना बात किए पढ़ा रहा हूँ, है ना। बात करने की खूब मेरे भी अंदर रहती, चुल रहती कि बात करूँ, लेकिन क्या करूँ, थोड़ी जल्दी है ना। पढ़ना अपने को थोड़ी ज़्यादा है, और डेटा ये याद करने वाला ही है, ज़्यादा आपको समझना कुछ है नहीं। हाँ हाँ बोलिए, कुछ कह रहे हैं क्या? लिखवाइए या आगे आ जाइए। चलिए आगे चलें अपन, बोल दो भाई, न बोलोगे? चलिए, अपने पास एक है एसएसओ, सरकार आपने के लिए हमारे पास एक क्या लाई, सिंगल साइन ऑन। ये भी आपके पास एक पोर्टल है जहां आप अपनी सारी सुविधाओं को एक ही विंडो पर प्राप्त कर सकते हैं। इसका नाम क्या है, सिंगल साइन ऑन, सिंगल विंडो आप इसे आसान भाषा में कह सकते हैं। तो इसमें आपके पास एक होगी आईडी, आप इसमें लॉगिन करके सुविधाओं को एक्सेस कर पाएंगे। भाई एक प्रश्न आया हुआ है कि सीएससी क्या है, सीएससी क्या है, ये आपका आया हुआ है प्रश्न बच्चों। इसे कहते हैं कॉमन सर्विस सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर का अर्थ होता है कि सरकार की सुविधाओं को गांवों में, देखो अभी आपको पता है कि अगर आपसे कोई कहे कि बिजली का बिल जमा करना है ऑनलाइन, तो आप आसानी से कर सकते हो, सही बात है, हाँ या ना। अब यही काम गांव में करना हो किसी बुजुर्ग आदमी को, तो उसके लिए बड़ी असंभव सी बात है ये कि ऑनलाइन कैसे जमा कर देंगे बिजली का बिल, जबकि उसमें कुछ है क्या, नहीं है, आप भी करते ही होंगे। तो सरकार की जो सुविधाएं थी इसके लिए गांवों में खुले छोटे छोटे केंद्र खुले, इन्हें कहा गया कॉमन सर्विस सेंटर। नाम से क्लियर समझना, ये है कॉमन सर्विस, सरकार की ऐसी सुविधाएं जो कैसी हैं, तो ऐसे सेंटर खुले गांवों में कि आप जाओ अपने गांव में
और सामान्य जो सर्विसेज है आप उनको उपलब्ध कर पाओ, तो इनको कहा गया क्या, कॉमन सर्विस सेंटर। ये होते हैं CSC सेंटर। तो सरकार की सुविधाएं हैं, आप अपने गांव में घर बैठे पा जाओ, क्योंकि हर व्यक्ति कंप्यूटर को चलाना या सुविधाओं को ले पाना जानता नहीं है। जैसे ही आपके जो नागरिक हैं वो कंप्यूटर में परिपक्व हो जाएंगे तो ये सेंटर अपने आप क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे ये, क्योंकि अभी हम जानते कम हैं। जैसे तुमसे कोई कह दे कि अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दो, तो फिल कर पाते हो क्या? अधिकांश लोग नहीं कर पाते भैया, जाते हैं वो भरने, फॉर्म अपना भरने जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि प्रक्रिया क्या है, कि फॉर्म में कैसे फिल करूं, डरते हैं, है ना। जब तुम लोग इतना जागरूक बनोगे तो इसका कोई काम है नहीं। तो ये हुआ आपके पास क्या, CSC। वार्म की फुल फॉर्म क्या है, वार्म रहेगा CD में, मेमोरी में, तो ये है राइट वंस रीड मैनी। क्या है, राइट वंस, किसका प्रश्न है ये वाला, वार्म। ये CD में हमारे पास था, राइट वंस रीड मैनी, एक बार लिखिए और बार बार पढ़िए। और वार्म जो हमारे पास एक कहाँ आया है, कल आया है, कल आए थे आप, वो वार्म अलग है। ये है क्या, ये है फिर मेलवेयर। फिर वार्म क्या है, देखो दो बातें हैं, किस संदर्भ पर हम बात कर रहे हैं। जैसे हमने कहा डॉस, जब आप पढ़ रहे हैं OS, तो डॉस का फुल फॉर्म क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक डॉस हमने यहाँ पढ़ा, उसे क्या कहते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस। तो आप चीज़ों को पढ़ कहाँ रहे हैं, पहली बात। ऐसे हमारे पास वार्म है। तो कोई अगर कहता है कि बताओ CD के परिप्रेक्ष्य में या मेमोरी के परिप्रेक्ष्य में वार्म का अर्थ क्या होता है, तो क्या कहोगे, राइट वंस रीड मैनी। अगर कोई कहता है कि साइबर सिक्योरिटी के परिप्रेक्ष्य में, ये प्रश्न ऐसे ही आते हैं, जब भी दुविधा होगी तो प्रश्न में ऐसी भाषा लिख करके आएगा कि आपको क्या बताना है। अगर कोई कहता बताओ कि भैया हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के परिप्रेक्ष्य में वार्म क्या है, तो क्या कहोगे, ये एक प्रकार का मेलवेयर होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपके पास E-गवर्नेंस के हमारे पास कुछ छोटा सा एक हुआ है अपने पास परिचय। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक E-गवर्नेंस में कुछ पॉइंट्स रखने हैं याद, अच्छे से इसको आप लोग याद, देखो अधिकांश याद ही करना है। 4 स्तंभ हैं, 4 प्रकार है, E-गवर्नेंस है क्या, और कुछ योजनाएं हैं, बस। ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पहले कभी नहीं बने, ना बनने की आगे उम्मीद है। जैसे आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पढ़ेंगे क्या, अब कोई कहता है कि लाभ क्या है इसके, तो लाभ से बताओ क्या बनेंगे प्रश्न, सोचो। ये थ्योरी है, तो बेसिकली ये टॉपिक क्या है, लिखने वाला है। जब हम लिखते हैं मेंस PCC एग्जाम में कि E-गवर्नेंस को समझाइए, तो हमारे पास वहाँ रहेंगे 200 शब्द। ये MCQ में यहाँ से प्रश्न बनने की उम्मीद करें भैया कम रहेगी, ठीक बात है। चलिए, तो ये हुआ आपका E-गवर्नेंस। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो क्या होगा, E-कॉमर्स। क्या रहेगा वो, E-कॉमर्स। यहां भी इसे बोलते हैं अपन क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसे क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसकी हिंदी है इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार। वैसे कॉमर्स का अर्थ है वाणिज्य, है ना, एग्जैक्ट शब्द क्या है, वाणिज्य। तो पुनः शुरुआत करेंगे इसकी परिभाषा से ही। बाकी E-कॉमर्स की परिभाषा बखूबी जानते होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, ठीक बात है ना। आप सब इसका इस्तेमाल भी खूब करते हो E-कॉमर्स का, सही बात है, हाँ या ना, हैं, करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, हाँ, तो वही क्या है आपका E-कॉमर्स होती है। चलिए, तो मैं पुनः कहता हूं कि व्यापार है या वाणिज्य है, इसका मतलब होता है लेन देन। क्या होता है इसका मतलब, लेन देन। और यही लेन देन जब आप करते हैं ऑनलाइन माध्यम से, तो उसे कहा जाता है क्या, E-कॉमर्स कहा जाता है। तो पहले पता हो परिभाषा, तो परिभाषा ये है कि जब यूजर, अब देखो यहां आप C का अर्थ क्या होगा, यहां C का अर्थ है कस्टमर। क्या होगा, कस्टमर होता है, रखना है आपको ध्यान। हमारे पास E-गवर्नेंस में C का अर्थ था सिटीजन। C का अर्थ क्या कहते हैं अपन, सिटीजन। क्यों ऐसा कहते हैं, आपको आइडिया हो कि सरकार के लिए हम क्या हैं, सिटीजन हैं, लेकिन व्यापारियों के लिए हम क्या हैं, कंज्यूमर हैं, या हम इसे बोलते हैं कस्टमर।
या बोलते हैं कंज्यूमर, उपभोक्ता हैं हम, सही बात है ना। तो इसलिए जब भी मान लो आपसे कोई कहता है कि बताओ B2C, या कोई कहता है हमारे पास आता है B2B या B2C या B2 हमारे पास कुछ आता है व्यापार के संदर्भ में, तो यहां C का अर्थ क्या होगा, कंज्यूमर होगा। पहले आपको ये क्लियर हो। अब देखना ध्यान से, तो इसकी परिभाषा कहती है कि जब यूजर इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम का उपयोग करके ऑनलाइन तरीके से या इंटरनेट के माध्यम से किन्हीं वस्तुओं का लेन देन करता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं हम क्या हैं, ई कॉमर्स। तो लिखिएगा, इसकी परिभाषा सबसे आसान है। परिभाषा क्या होगी, परिभाषा, जब कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का उपयोग करके ऑनलाइन माध्यम में किन्हीं वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान करता है, तो उसे ई कॉमर्स कहा जाता है। तो परिभाषा में लिखा है कि जब कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का उपयोग करके ऑनलाइन माध्यम में किन्हीं वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान करता है, या तो आप बेच रहे हैं या तो आप खरीद रहे हैं, तो उसे कहा जाता है क्या, ई कॉमर्स कहा जाता है। ठीक है, लिख लो पहले, फिर परिभाषा को कुछ। CSC पोर्टल खुद अलग हैं या ई मित्र का पार्ट हैं। CSC सेंटर पहले हैं भैया, CSC सेंटर हैं कि ई गवर्नेंस आपके पास आता है प्लान 2006 में, उसके बाद सरकार ने जो लागू किया था गांवों में हमारे पास, इसे कहते हैं हम CSC सेंटर। और ई मित्र आपके स्टेट में ई गवर्नेंस की जो सुविधाएं थी इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग से एक प्लान आया हुआ है, योजना है आपके यहाँ की। तो अब उस योजना को आप कैसे एक्सेस करते हैं, अलग अलग माध्यम रहते हैं हर जगह, है ना। लिख लिया। देखो यहां दो शब्द हमारे पास आए हुए हैं, एक तो है वस्तुएं और एक है सेवाएं। एक वस्तु है और एक है सेवा। सेवा का अर्थ है जैसे आप लेते हैं कोर्स ऑनलाइन, तो ये भी किसका पार्ट है, ई कॉमर्स का पार्ट है। तो अगर मैं ये कहूं कि जब कोई भी व्यक्ति है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का उपयोग करता है और कोई भी वस्तु, अब वस्तुओं के होते हैं दो प्रकार, एक होती हैं फिजिकल और एक होती हैं डिजिटल। आ रही बात समझ में? सुनो आगे बढ़ो। मैंने कहा कि मेरे पास हैं वस्तुएं और वस्तुओं के होते हैं दो रूप, एक मैं कहता हूं कि मेरे पास कैसी हैं, फिजिकल, एक होती हैं डिजिटल। फिजिकल का अर्थ होता है भौतिक वस्तुएं, आप कपड़े, बुक्स, जूते, मोबाइल, ये कैसी वस्तुएं भैया,
भौतिक हैं, सही बात है ना। आप कपड़े मंगाते हैं, जूते आते हैं, मोबाइल फोन आ रहा है, आप कुछ मंगा रहे हैं, तो कैसी हैं ये, तो भौतिक होती हैं। आप ले रहे हैं ई बुक्स, ले रहे हैं आप लोग, आपने लिया PDF, परचेज किया आपने कोर्स, तो ये कैसा भैया, ये है डिजिटल। और बेसिकली जो कोर्स है ये कहाँ है, ये हिस्सा है सर्विसेज का। तो वस्तुएं तो अलग होती हैं और सेवाएं अलग होती हैं। सेवाएं होती हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि भैया आपने लिया है ऑनलाइन कोर्स लिया है, तो ये क्या है, ये है सेवा। आपने किसी से कंसल्टेंट किया, कंसल्टेंसी है आपके पास, आप ई वकील ढूंढ रहे हैं, तो अगर ये देखें तो ये सब कहाँ आती हैं, ये है सेवाएं। तो ये होती हैं सेवाएं, ये होती हैं वस्तुएं, आपको पता हो। आप किसी से ऑनलाइन माध्यम से ले रहे हैं सजेशन कि मुझे को क्या करना चाहिए। जैसे आप देखते हैं हमारे पास होती है काउंसलिंग, आजकल ऑनलाइन होती है काउंसलिंग, कि आपने 12th पास किया, अब आगे मैं क्या करूं, तो काउंसलिंग कैसे हो रही हैं, ऑनलाइन माध्यम से। तो ये कहाँ आएगा, ये आएगा सर्विसेज में, आएगा सेवाओं में आता है। तो चाहे वस्तुएं आप ले रहे हो या आप सेवा ले रहे हो, सब किसका पार्ट है, ई कॉमर्स का पार्ट होता है। आगे चलें हम, चलिए अब कुछ इतिहास है, कुछ फैक्ट है, आपको पता हो, जानकारी है ना। देखिएगा, सबसे पहले आएगा ऑनलाइन, या हमारे पास जो ई कॉमर्स का जनक कौन है, तो लिखिएगा हमारे पास पॉइंट है, ई कॉमर्स का जनक। ई कॉमर्स का जनक वो है माइकल एल्ड्रिच। माइकल एल्ड्रिच, माइकल एल्ड्रिच को ई कॉमर्स का जनक कहा जाता है। माइकल एल्ड्रिच को ई कॉमर्स का जनक कहते हैं। और इसने जो बनाया था वो एक बनाया था इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग सिस्टम इसने क्या किया था, बनाया था। ये पॉइंट आपको पता हो। तो ई कॉमर्स का जो जनक है वो जनक है माइकल एल्ड्रिच। और इसने जो बनाया वो बनाया क्या, तो बनाया इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग सिस्टम बनाया इसने, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग सिस्टम। बहुत तेज चल रहे हैं क्या आज हम, हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को, अच्छा थोड़ी जल्दी है ना, इसलिए आपको जल्दी है, मुझे भी है थोड़ी सी, है ना। कल अपनी प्रैक्टिस भी करनी है, मेन बात ये है, नहीं तो चलते थोड़ी और आराम से। कल 2 क्लास है अपनी, ऐसा, अरे पहले क्यों नहीं बोले हो, कोई बात नहीं, चलो। ई कॉमर्स जनक कौन है, एक बार बोलो, ई कॉमर्स का जनक कौन है, माइकल एल्ड्रिच। आ जाइए, आज यहाँ जाइए, माइकल एल्ड्रिच। और इन्होंने क्या बनाया, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग सिस्टम। पहली बार ऑनलाइन जो खरीदा गया, बेचा गया, वो थी बुक्स। तुमसे अगर कोई कहता हो कि सबसे पहले ऑनलाइन में क्या बेचा गया, तो क्या कहोगे, बुक्स। लिख लीजिएगा, सबसे पहले ई कॉमर्स में बुक्स का आदान प्रदान किया गया। तो व्यापार जो शुरू हुआ था वो हुआ था कहाँ से, किताबों से। कहिए, कुछ कह रहे थे। हाँ बिल्कुल, अरे बहुत फास्ट नहीं है बेटा हेमंत। ई कॉमर्स जनक कौन है भैया, तो माइकल एल्ड्रिच है। और पहली बार जो ई कॉमर्स में व्यापार किया गया वो किया गया, किसका किया गया, किताबों का। किताबें सबसे पहले बेची जा रही हैं। और आगे चलें, लिख लिया यहाँ तक। अब है इंडिया पर, कि इंडिया में ई कॉमर्स जनक कौन है ना। तो ये है फैक्चुअल डेटा, आपको याद हो डायरेक्ट, ठीक बात है। चलें आगे, लिखिएगा।
भारत में ई कॉमर्स के जनक, भारत में ई कॉमर्स के जनक, ई कॉमर्स के जनक, तो यहां हमारे पास एक नाम है के बैठेश्वरन। क्या नाम है? के बैठेश्वरन। बोलना एक बार, के बैठेश्वरन, के बैठेश्वरन, के बैठेश्वरन, है ना। ई कॉमर्स जनक कौन इंडिया में है? तो नाम इनका है के बैठेश्वरन। और इन्होंने क्या स्थापित किया? तो fabmart.com। आप लोग जानते ही नहीं होंगे इसको, जानते हैं कोई? fabmart.com एक हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम है जिसकी, हाँ, जियो मार्ट भी इसी का ही पार्ट आ गया भाई। तो इंडिया में जो ई कॉमर्स जनक हैं उनका नाम है के बैठेश्वरन, और इन्होंने क्या स्थापित किया? fabmart.com। तो ये पॉइंट भी आप रखेंगे ध्यान कि इंडिया में क्या था। तो इंडिया में है के बैठेश्वरन, और इन्होंने एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, वो कौन सा है? fabmart.com की स्थापना की। पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ कि ई कॉमर्स करने के लिए आपको क्या मिला? एक मिला प्लेटफॉर्म, और वो कौन सा है? वो है fabmart.com। ठीक है, अब आपके पास ये तथ्य थे, आप रखना याद। आगे हम चलते हैं ई कॉमर्स के प्रकार, शुरू करें। तो अपने पास अब आएंगे ई कॉमर्स के प्रकार। इसके कई सारे प्रकार हैं, ई कॉमर्स के बहुत सारे प्रकार हैं, उन सब की हम बात करने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, चलिए भाई। तो हेडिंग हमारे पास रहेगी, नाम इसका है ई कॉमर्स के प्रकार। तो हेडिंग डालिएगा, अपने पास आएगा ई कॉमर्स के प्रकार। पहला जो प्रकार है इसे कहते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस। इसे कहते हैं B2B, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, व्यापार से व्यापार। लिख लो जी इसको भैया, बिजनेस टू बिजनेस। हिंदी में कहते हैं व्यापार से व्यापार, ई कॉमर्स, व्यापार से व्यापार, ई कॉमर्स। इसका मतलब होता है कि जब दो कंपनियां आपस में ऑनलाइन माध्यम से कोई लेन देन करती हैं। आपके पास कंपनी एक ए है, एक कंपनी आपके पास बी है, अब ये कंपनी कुछ ले रही हैं ऑनलाइन माध्यम से, तो ये कैसा होता है? B2B कहते हैं इसको। जैसे अमेजन भी किसका हिस्सा भैया? अमेजन भी हिस्सा आपके पास B2B का आएगा। यहाँ दो कंपनियां भी कई बार क्या करती हैं? अपने प्रोडक्ट को आपस में बेचती हैं और खरीदती हैं। तो ये हमारा हिस्सा किसका होता है? B2B का। आगे चलें हम, अपने पास अगला जो आएगा इसे कहते हैं B2C। B2C का अर्थ क्या होता है? बहुत बढ़िया, इसे कहते हैं अपन बिजनेस टू कंज्यूमर। मेन पर्पस यही है ई कॉमर्स का, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, या बोलते हैं कस्टमर, यानी कि व्यापार से, ये क्या हुआ? व्यापार से उपभोक्ता, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर इसको कहते हैं हम। यही मेन पर्पज है ई कॉमर्स का, है? B2B और B2C है हमारे पास। लिखो लिखो लिखो, बहुत पढ़ना अपने को, है ना। क्या हुआ? अच्छे से रहेंगे हम लोग, है ना। आप लोग टीचर हैं, आपकी डिग्निटी है। चलो, अच्छा, वो भी यही बोलते थे वहां जब क्लास थी मेरी, तो वो भी यही बोलते हैं कि एक बार सर हो जाए, हैं। चलिए, B2B और क्या हमारे पास है? B2C। अच्छा, भटकेंगे नहीं हम, है ना। आओ, अगला अपने पास C2C, इसे बोलते हैं अपन क्या? कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कस्टमर टू कस्टमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसे कहते हैं उपभोक्ता से उपभोक्ता,
जैसे OLX है आपके पास, देखा होगा आप लोगों ने, उसका ऐड आता है कि OLX पे बेच दे, तो वहां आप कस्टमर हैं और जो ले रहा है वो भी कौन है? कंज्यूमर ही है। तो इसे कहते हैं उपभोक्ता से उपभोक्ता। तो ये है उपभोक्ता से उपभोक्ता ई कॉमर्स। आगे चलें, फटाफट लिखिए भाई, अपने पास समय 3 मिनट अभी। अरे बहुत बड़ा है समय। अगला है कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। जैसे तुम कुछ चीज बना रहे हो और सरकार को बेच रहे हो, तो उसे कहते हैं क्या? C2G। थक गए आप लोग आज, है ना? कोई बात नहीं, थके हारे लोग हैं। आगे चले, चलिए लिखियो G2C। अगला अपने पास है, इसे कहते हैं G2C। आते हैं, सब पे आएंगे अपन। इसे कहते हैं गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, इसे कहते हैं सरकार से उल्टा। एक सेकंड, मतलब उल्टा हो गया भैया, ये C2G है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, C2G कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, इसे कहते हैं उपभोक्ता से सरकार। उपभोक्ता से सरकार। जब उपभोक्ता अपने किसी प्रोडक्ट को सरकार को बेचते हैं, उसे कहते हैं हम क्या? उपभोक्ता से सरकार, C2G। एक होता है C2B भी, कंज्यूमर टू बिजनेस। आप कंज्यूमर हैं, आपका कोई प्रोडक्ट है, आप किसी कंपनी को बेच रहे हैं। जैसे हम टीचर हैं, अब हमने क्या किया? आपने एक बनाया कोर्स, और इस कोर्स को किसी एक एडटेक कंपनी को हमने बेच दिया। तो कोर्स तो मेरा है, लेकिन बेच किसको रहा हूं मैं? ये क्या होता है? कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B। ये आखिरी ही है, कोई बात नहीं, ये आखिरी है, आज इतना ही पढ़ेंगे अपन, है ना? कंज्यूमर टू बिजनेस कहा जाता है, और हिंदी में है उपभोक्ता से व्यापार। उपभोक्ता से व्यापार। तो ये कुछ प्रकार हैं। ई कॉमर्स के प्रकार और भी होते हैं, है ना? समाप्त नहीं है, कल बात करेंगे। हमारे पास है एक तो है अपने पास कौन सा? ई कॉमर्स कुछ बचा हुआ है, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? तो थोड़ी सोशल साइट्स पढ़ेंगे, है ना? लाइट पेन, ई कक्षाएं, हाँ उसको देख लेंगे, कुछ वो अनुप्रयोग में हम पढ़ लेंगे। चलते हैं भैया, 2 घंटे है कल क्लास, देखते हैं, है ना? हाँ लगभग कल हम करते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।